देवसुलियायो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन हमारे के मांगे 865, दिन सोमवार, तारीख 19 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री ए के श्रीवास्तव साहब और एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा साहब, जो स्पीकर हैं आज के टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एनपीओ पे। अब ज्यादा सुन लेते हुए आदरणीय ए के श्रीवास्तव साहब से निवेदन करते हैं कि आज के विषय में अपना 2 शब्द है। आदरणीय ए के श्रीवास्तव साहब। धन्यवाद अरविंद जी। आवाज आ रहा। धन्यवाद आपका। आप एक कितने ये वेबिनार का सीरीज जो आप कर रहे हैं, रियली कमेंडेबल कि आप रोज एक नए टॉपिक पे, जरूरी नहीं है कि पिछले दिन का टॉपिक उससे कनेक्टेड हो, आप रोज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इट्स ए ग्रेट एफर्ट। और बंधुओं, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है एक आध लोग अभी बाद में जुड़े हैं हमसे। आज अरविंद शर्मा जी की बर्थडे भी, जन्म दिवस भी है, और उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैंने इनको सुबह एक जो मैसेज भेजा, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट भेजा, इन द सेंस की लैंग्वेज जो मैंने हिंदी का मैसेज ना भेजा, वो था इंग्लिश में ना भेज के इनको मैसेज भेजा गया, वो संस्कृत में था। ओह ग्रेट। तो हो सकता है अरविंद जी आपने वो उसको पढ़ा पढ़ा होगा। आप तो खैर संस्कृत जानते हैं, तो इसीलिए आपको संस्कृत में भेजा गया है कि जिससे कि आपको तो पता, कम से कम आप जो जो लोग संस्कृत जानते हैं वो तो उसको समझें। और वो मैसेज मैंने किसी और को भेजा तो उसमें जवाब ये आया कि पहले इसका मतलब बता दीजिए, कि इसका मतलब क्या है, कि इसका एक मिनट निकालूं मेरा कहाँ, जब आपको आराम अच्छा से। वो मैंने शायद आपको फेसबुक पे भेजा था, प्रोबेबली आप फेसबुक पे आपको भेजा था। आप एनीहाउ, मतलब बता दीजिए हमें, मतलब बता मतलब उसमें दीजिए। ये उसका बेसिकली उसका है कि विशिंग दिस थिंग, आपकी उम्र लंबी हो, आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहें, बेस्ट विशेस का था, जो कि संस्कृत में है। और मैं उसको अगर एक मिनट निकाल, अभी अभी नहीं मिल जाएगा, एक मिनट। अरविंद शर्मा जी, चला गया इनका मैसेज है सर। मैं अभी तो ढूंढ को बीच में अभी ढूंढ के आपको दिखा दूँ, बता दूँ। चलिए स्वीकार कर जस्ट लिया आपको मिनट। जस्ट भी भाषा में। नहीं सर, एक मिनट हमको। यस, आ गया। चलो वेरी गुड। जीवते शरद शतम शतम, मतलब 100 ऋतुएं में आपकी आयु हो। सुदना सुगंधिम जन्मदिन की शुभकामनाएं। भवतु मंगलम जन्म दिवस। यशस्वी भव, स्मृति भव, स्वस्थ भव, विजय भव, सर्वदा जन्मदिन से अंत कारण से शुभेच्छा। मतलब एक संस्कृत में ये ढूंढना, मेरे को ढूंढना पड़ा कि एक ये, हम लोग हिंदी इंग्लिश में तो बहुत भेजते हैं, तो कोई एक नई चीज ढूंढी जाए। और स्पेशली अरविंद जी के लिए, जो कि इस चीजों में इनकी बहुत ही अच्छी रुचि है। धन्यवाद। वैसे अब हम श्रीवास्तव आज के देखिए, मैं टॉपिक पे बीच आ में जाते इंटरप्ट हैं। करूंगा श्रीवास्तव। संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा हाँ है हाँ। जिसको जिधर से मर्जी पढ़ लो उसका अर्थ वही होता है। मतलब संस्कृत भाषा के अंदर ये इसकी विशेषता है। आप जहां से पढ़ेंगे वो इसका अर्थ बिल्कुल। वही होगा नहीं, बिल्कुल। वो देखिए, संस्कृत ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग, संस्कृत हमारे यहाँ की भाषा, और हम लोग खुद संस्कृत से बहुत दूर हो गए हैं। मेजॉरिटी, आप ये कहिए, कुछ लोग जो इसलिए संस्कृत पढ़ते हैं उनको छोड़ दीजिए, मगर 99% लोग जो हैं वो संस्कृत से बहुत दूर हो गए हैं। हम लोगों ने स्कूल में संस्कृत जरूर पढ़ी थी, उसके बाद कभी ऐसा पढ़ने का मौका नहीं मिला, या उसमें रुचि रुचि नहीं रही। बट वेरी रिच लैंग्वेज, जितना जब इसके बारे में आप सुनिएगा तो आपको इसकी विशेषताएं पता चलती रहेंगी। तो हम आज के हमारा जो टॉपिक पे आ जाए। लिटरेचर है, हमारा जो लिटरेचर है जी, वो सारा ही संस्कृत में है बेसिकली। संस्कृत बेस्ड है, जो संस्कृत सारा में सारी। खजाना संस्कृत में ही है। यस यस यस, सारा कुछ, सारा खजाना संस्कृत में है। और ऐसी ऐसी चीजें जैसे 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 आपको ज्ञान आता जाता है, आप पढ़ते हैं, तो ये लगता है कि अरे आप ये संस्कृत में ये लिखा हुआ है,
और कब का लिखा होगा, जबकि ये मॉडर्न डे साइंटिस्ट नहीं थे, बिल्कुल तब से ठीक। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और रुचि बढ़ती जाती है आपकी। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा सर, अब हम लोग आज के इस पे टॉपिक टॉपिक पे आ जाएं। टॉपिक ऑफ चैरिटी, रिलेटिंग टू चैरिटी, टैक्सेशन ऑफ चैरिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एनपीओ। मतलब पिछले कुछ वर्षों से, कम से कम ये कह लीजिए 5-6 साल तो ऐसे हैं, जबकि हर बार फाइनेंस बिल में चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को लेके अमेंडमेंट्स आती जा रही हैं, और मेजर अमेंडमेंट्स आ गई हैं। यहाँ तक कि चैरिटेबल ट्रस्ट का पूरा स्वरूप ही, ये कह लीजिए कि बदलता जा रहा है। लोगों के मन में या उनकी धारणा है कि हम लोग कुछ चैरिटेबल काम करें, मगर चैरि खाली चैरिटेबल काम करने की सोच से जब वो कुछ और लोगों को भी के संपर्क में आते हैं, उनसे कुछ अंश लेना चाहते हैं जिससे कि वो चैरिटी में किया में यूज किया जाए, तो नॉर्मली ये देखा गया, ये अब देखने में आ रहा है कि कंप्लायंस और टैक्स इश्यूज इतने ज्यादा बदल गए हैं कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो एक छोटा, कह लीजिए छोटे ट्रस्ट हैं, उनके लिए चैरिटी करना करीब करीब से इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क कि हम टैक्स कंप्लायंस कैसे करें। और लोगों का ये हो गया कि लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए, अब हम चैरिटी करना है, अगर हम कंप्लायंस करें या चैरिटेबल काम करें। स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं क्या, चैरिटेबल में जो डोनेशन आते हैं वो कैसे आना चाहिए, नॉर्मल डोनेशन, कॉर्पस फंड, रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, और अभी करीब 2022 में जो रिक्वायरमेंट आई, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब अगर एक व्यक्ति इसको देखने लगे, सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स पे आ जाए, तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई है कि आप एक नॉर्मल जो स्पेशलाइज उस फील्ड का नहीं है, उसके लिए वो रिकॉर्ड मेंटेन करना करीब करीब नासंभव है। फॉर फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई कॉर्पस डोनेशन के लिए में कुछ पैसा आपके पास आया, आपको उसका सेपरेट रिकॉर्ड रखना है, उसको बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, उसकी यूटिलाइजेशन का सारा रिकॉर्ड रखना है, और उसको जो आप कैरी ओवर कर रहे हैं वो सारा आपको रिकॉर्ड रखना है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता जा रहा है कि भाई आप, हम चैरिटी करने आए हैं या हम चैरिटी करें या हम ये रिकॉर्ड कीपिंग करें। तो लोगों कुछ यहाँ तक कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमें कुछ हम और तरीके से करें, इससे चैरिटेबल ट्रस्ट से निकल के हम कुछ और काम करें, कि जिससे कि हम चैरिटी करना चाहते हैं, मगर हम ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखना चाहते। तो इसको इसको कैसे इसको हैंडल किया जाए। हमारे सम्मुख आज अशोक शर्मा जी हैं, जो इस विषय पे हम लोग को ज्ञानवर्धन करेंगे। ओवर टू यू अशोक जी। थैंक यू वेरी मच श्रीवास्तव साहब। आदरणीय अरविंद कुमार शर्मा जी, आज के वेबिनार के होस्ट, आपका जन्मदिन भी है, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पुराने दोस्त फ्रॉम द ओल्ड डेज, नवीन रतन फ्रॉम अमृतसर, बहुत पुराना हमारा एसोसिएशन। नवीन रतन जी को हमने बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कई सेमिनार्स में, कई कॉन्फ्रेंसिस में हमने आपको सुनाया। नवीन जी, आपका स्वागत है आज के थैंक यू वेबिनार सर, में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आर के कालरा जी सीनियर हमारे, एनके साहब ने वीडियो म्यूट कर लिया। एनके साहब ने आज का टॉपिक सजेस्ट किया था बोलने के लिए,
तो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर हैं एनके साहब, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप ट्रस्ट के ऊपर बोलिए। हालांकि थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है, और आदरणीय ए के श्रीवास्तव जी ने भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, जो हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर के एनईसी मेंबर भी हैं। और मैं देख पा रहा हूँ आशी आशा शर्मा जी ज्वाइन किया है, पीडी गुप्ता जी, उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। मेरे नाम राशि अशोक कुमार सहरी जी, सर आपको भी प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर टुडे सेशन। तो नवीन जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करें, इजाजत है? जी सर, जी सर, जी सर, माय प्लेजर। सर थोड़ा सा एक बार ब्रीफ स्टेटिक्स देख लेते हैं एनपीओज का इंडिया में क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी रिपोर्ट आई थी सर नवीन रतन जी इसके ऊपर, उसमें जी बताया सर। गया था कि 33 लाख एनपीओ रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंदर, हम्म। 33 लैक्स। एनपीओ जैसे आप सब जानते हैं, तीन चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो रजिस्टर्ड हैं, ट्रस्ट हैं जो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, सेक्शन 8 की कंपनीज होती हैं। ये तीन फॉर्मेट हैं जो एनपीओ के अंदर नॉर्मली हमारे यहाँ चलते हैं। और टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की 144 करोड़। तो इस हिसाब से हम देखते हैं जो 450%, 450 लोगों के ऊपर एक एनजीओ बनी हुई है। हम देख सकते हैं कितना बड़ा एक ये दायरा है। और पिछले 3 सालों में एनपीओ के ऊपर 55,449 करोड़ रुपए फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया। ओ। हम समझ सकते हैं। और जितने असेट्स हैं, असेट्स के बारे में तो इसकी गणना नहीं हो पाएगी कितने असेट्स ट्रस्ट और एनजीओ के ऊपर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इसको ऑर्गेनाइज वे में इसको तरीके से काम किया जाए। क्योंकि आपको अरविंद जी पता है कि पहले ट्रस्ट की जब इनकम पढ़ा करते थे हम, इनकम टैक्स की रिटर्न, तो हम असेसमेंट कराने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे जो हम रजिस्ट्रेशन दिखाते 12 का रजिस्ट्रेशन मिलता, फाइलों में रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। एक जनरल इंडेक्स चला करता था पहले, जनरल इंडेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जीआईए नंबर बोलते थे हम उसको। तो जीआईए नंबर से सारे काम हुआ करते थे। तो इस वजह से सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया कि इसको ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाए। तो इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लेके आई। और जैसे अभी श्रीवास्तव साहब बता रहे थे कि ये सिलसिला 2020, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 चलता हुआ आ रहा है। अब इन्होंने सोसाइटी और ट्रस्ट को दो रिजीम में बांट दिया है। जिनको फर्स्ट रिजीम उन्होंने बनाया है जो सेक्शन 23C के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको ये फर्स्ट रिजीम बोलेंगे सेक्शन 23C के लिए। और सेकंड रिजीम नाम दे दिया है जो 12A में रजिस्टर्ड है। मेजर अमेंडमेंट में श्रीवास्तव जी ने बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरी कर दी गई हैं। 1 अप्रैल 2023 से अमेंडमेंट ये आया है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए से ये अमेंडमेंट हमारा रिजीम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरी करती हैं। 271AA का प्रोविजन एक पेनल्टी का भी आ गया है जी। पहले पेनल्टी नहीं थी, अब इन्होंने कह दिया है कि पेनल्टी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम अप्लाइड बाय सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। सेक्शन 13 की वायलेशन थी, तो पहले सेक्शन 13 में तो लिमिटेड था कि उसको डिसअलाउड कर दिया करते थे। अब इन्होंने एक पेनल्टी प्रोविजन लगा दिया है। उन्होंने पेनल्टी प्रोविजन में क्या कहा है कि पहली बार अगर कोई वायलेशन होगा तो उसके अंदर पेनल्टी लगेगी आपको ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सच इनकम वेयर द वायलेशन नोटिस अगेन इन सब्सिक्वेंट ईयर। ये भी 2023-2024 से एप्लीकेबल हो गया। एक रेफरेंस है प्रिंसिपल कमिश्नर के लिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें इन्होंने कह दिया है इसकी पहले टाइम लिमिट नहीं होती थी नवीन रतन जी की। प्रिंसिपल जयसर सिंह अथॉरिटी देखता था कि 12A के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना है, इन्होंने हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से काम नहीं किया है, कोई भी वायलेशन किया है, तो असेसिंग अथॉरिटी जो है प्रिंसिपल कमिश्नर को रेफरेंस भेज दिया करती थी कि इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। तो उसकी जी। कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं थी हमारे यहाँ पे। अब इन्होंने 6 महीने की टाइम लाइन इसके अंदर फिक्स कर दी है। फ्रॉम द क्वार्टर एंडिंग बाय द डेट द असेसिंग अथॉरिटी सेंड द रेफरेंस टू द प्रिंसिपल कमिश्नर। जिस तारीख को असेसिंग ऑफिसर प्रिंसिपल कमिश्नर को रेफरेंस भेजेगा वो क्वार्टर खत्म होगा, उस क्वार्टर से आगे 6 महीने के अंदर अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर को हमारे को ये करना है, इसके ऊपर ऑर्डर पास करना है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा या नहीं होगा।
एक्यूमुलेशन के थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है 11(2) में। उन्होंने कहा है कि ये तो हो गई है। पहले क्या था, 12A के लिए ही था सिर्फ, 20 जो 11(2) था। अब 11(2) 1023C के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया है। उसके अंदर भी आप एक्यूमुलेशन अब 1023C के अप्रूवल्स में भी होगा। पहले सिर्फ उसमें हुआ करता सेक्शन 12A के अंदर। अनरीजनेबल बेनिफिट का क्लोज था, वो पहले 12A में था, 1023C में नहीं था। वो भी उन्होंने एक नई इंसर्ट कर दिया है। उसका है 21st प्रोविजन ऐड किया है क्लोज 23C सबसेक्शन सेक्शन 10 का। तो ये फर्स्ट रिजीम के अंदर भी आ गया है। जो अनरीजनेबल बेनिफिट का था पहले सेक्शन 12A वालों के लिए रेस्ट्रिक्शन थी, वो 1023C में वो भी आ गई है। वो जिसकी बड़ी चर्चा है सेक्शन 115TD एक्रेडिटेड इनकम का जो प्रोविजन आया है, ये फर्स्ट रिजीम में भी हो गया है, सेक्शन 1023C के अंदर भी कर दिया इन्होंने। इसके ऊपर बाद में बताऊंगा कि बड़ा 115TD क्या है। इसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट सोसाइटीज के और उस ट्रस्ट के ऊपर पड़ने वाला है कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल होगा, और एक्रेडिटेड इनकम की डेफिनेशन क्या है, और ये कब एप्लीकेबल होगा। फर्निशिंग रिटर्न इनकम विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4, इसमें हो गया है कि आपको, वो भी फर्स्ट रिजीम में एप्लीकेबल कर दिया है सेक्शन 23C में, कि आपको टाइम से रिटर्न फाइल करनी है। अगर जो आपने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको उसका एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 139(4)A में अमेंडमेंट आया है, वो अब फर्स्ट रिजीम के लिए भी, जहां जब मैं फर्स्ट रिजीम कह रहा हूँ उसका मतलब सेक्शन 1023C है, वो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो गया है। एक नवीन जी, पहले क्या था कि एग्जाम्पशन जब विड्रॉ कर लेता था इनकम टैक्स ऑफिसर, तो सारे के सारे खर्चे डिसअलाउड कर दिया करता था कि जब सारे इनकम पर टैक्स लगेगा। तो श्रीवास्तव से बड़ा लिटिगेशन वाला इशू हुआ करता था कि एक 12A का रजिस्ट्रेशन हमारा उसने कैंसिल कर दिया, तो जितनी भी इनकम है वो सारे पे विदाउट एक्सपेंसेस हमारे को क्लेम किए बिना सारा वो टैक्स लगा दिया करता था। अब इन्होंने प्रोविजन में चेंज कर दिया है। अब इन्होंने कह दिया है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो 12A का रजिस्ट्रेशन हमारा रिवोक भी हो जाएगा तो भी वो हमारे को मिल जाएंगे। मैं कुछ एक्सपेंडिचर बता देता हूँ कि लोन और बोरोइंग से जो खर्चे होते हैं, किसी से लोन लेके हम लोग को खर्चा किया है, वो डिसअलाउड नहीं कर सकता वो। Expenditure is not from the corpus standing to the credit of such trust of institution. Claim of depreciation is not in respect of an assets. Such expenditure is not in the form of any contribution or donation to any person. जो इनकम से खर्चा हुआ है सिर्फ उन्हीं उन्हीं को डिसअलाउड कर सकता है वो। बाकी जो लोन से या वैसे खर्चा हुआ है उनको डिसअलाउड नहीं कर सकता। बाकी सारे खर्चे उसको हमारे को देने पड़ेंगे, अलाउड करने पड़ेंगे अब हमारे। ये नहीं कि आपने पूरी 10 लाख की इनकम है, 10 लाख के ऊपर सारे पे टैक्स लगा दिया। वो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि अब आपको ऐसा नहीं करना। आपको जो खर्चे इनकम से किए हैं, इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें जो खर्चे होंगे उसके अंदर आप उसको डिसअलाउड कर सकते हो, बाकी खर्चे आपको डिसअलाउड नहीं करने। एक सेक्शन 115BBI इंसर्ट हुआ है। वो सेक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी बीइंग ए ट्रस्ट अंडर द फर्स्ट और सेकंड रिजीम includes any income by way of any specified income, the income tax payable shall be aggregated at the rate of 30% at the aggregate of specified income. स्पेसिफाइड इनकम का इन्होंने प्रोविजन किया है कि स्पेसिफाइड इनकम में कुछ क्लोज डाली है कि ये आपकी स्पेसिफाइड इनकम गिनी जाएंगी और उस पर सीधा 30% टैक्स लगेगा। अभी मैं आपको सेक्शन ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जो अमेंडमेंट आए हैं, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा इसके ऊपर करेंगे जब हम सेक्शन के ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर द रिनोवेशन ऑफ रिपेयर ऑफ टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्च एट एक्स्ट्रा, इसके अंदर भी अमेंडमेंट आया है। उन्होंने क्या कहा है, इट मे बी ट्रीटेड बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एज ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं, जो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च, ये जो ट्रस्ट हैं, इनके लिए अमेंडमेंट लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है इसको आप सीधा कॉर्पस में लेकर जा सकते हैं। किस लिए? फॉर रिनोवेशन एंड रिपेयर ऑफ टेम्पल्स, जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं। क्योंकि हमारे को पता है नवीन जी, रिलीजियस जो ट्रस्ट होते हैं इनके ऊपर हमारे को फॉर्म 10BDD भरना होता है, क्योंकि उनके पास ATG नहीं होता। ये बड़ा मेरे को कई वृंदावन से, हरिद्वार से लोगों के कई बार फोन आते हैं कि जी ये 10BD भर गया, डोनेशन का कैसे करेंगे, ये करेंगे। तो जितनी भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल
नहीं है 10, क्योंकि 10G उनके पास होता नहीं, 12A का रजिस्ट्रेशन उनके पास होता है। तो फॉर्म 10BD जो है वो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए बनाया गया है जिनके पास 80G है और 80G की जिन्होंने डोनेशन लिया। ये बड़ी चर्चा कई बार बहुत लोगों का था, जी छोटे छोटे ट्रस्ट हैं, मंदिर हैं, कैसे करें, कैसे डोनेशन लेंगे, ये लेंगे, तो वो अपना एग्जेंट है, उसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने उनका ध्यान रखा है क्योंकि दे डू नॉट हैव द 80G, तो रिक्वायरमेंट उनके पास नहीं है। ये जो मैंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताया, रिनोवेशन ऑफ मंदिर का, ट्रस्ट का, गुरुद्वारे का, इसमें कुछ कंडीशन लगाई है इन्होंने। कंडीशन ये लगाई है कि सच कॉर्पस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इज द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वाज देयर, डज नॉट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी पर्सन। आपको जो ऐसा पैसा है उसमें से किसी को दान भी नहीं देना है, और किसी काम के लिए भी इसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए खर्च करना है। इसका एक अलग अकाउंट ये खर्च करना है। 11.5 की कंडीशन उन्होंने यहाँ भी लगाई हुई है कि आपको 11.5 में उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। एक नवीन जी बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है डोनेशन के ऊपर। डोनेशन में क्या किया हुआ था, लोगों ने चेन बनाई हुई थी। वो क्या करते थे कि डोनेशन यहाँ से लिया, फिर डोनेशन उसको दे दिया, उन्होंने 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया, फिर अगले को डोनेशन दे दिया, उसने 100% डोनेशन क्लेम कर लिया, तो एक ऐसी चेन बनी हुई थी। अब वो डोनेशन को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 85%। डोनेशन की जो एग्जाम्पशन है आप दोगे तो आपको 85% उसका सिर्फ एग्जाम्पशन 85% तक मिलेगा। मैं आप क्लोज पढ़ देता हूँ एक बार। In order to ensure intended application towards charitable religious purpose, henceforth only 85% of the eligible donation made by a trust or institution to another trust shall be treated as application of। श्रीवास्तव जी आपको देखा होगा 100 यहाँ से लिए, 100 मैंने आगे दे दिए, फिर उसने 100% क्लेम कर लिया, 15% उसने बचा लिया, 15% एक्यूमुलेशन होता है ट्रस्ट के अंदर, सबको पता ही है, सब लोग ट्रस्ट में डील करते हैं। 15% की एक्यूमुलेशन विदाउट एनी कंडीशन आप कर सकते हैं। तो लोग यही कर रहे थे कि 100 रुपए दिए, वहां से 15% बचा लिए, फिर उसने 80 रुपए वहां दे दिए, फिर 15% रोक लिए अपने पास। तो इस चेन को खत्म कर दिया गया है। अब 85% आपको मिलेगी, और ये अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर 2024-25 से आई है। 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है। असेसमेंट ईयर 2024-25 और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स के अंदर ये एप्लीकेबल होगा। एक अमेंडमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, कंबाइनिंग प्रोविजनल एंड रेगुलर रजिस्ट्रेशन इन सम केसेस। इसमें क्या होता था, जो नया प्रोविजन आए रजिस्ट्रेशन के, उसमें क्या था कि पहले आपको प्रोविजनल अप्लाई करना है, उसके बाद आपको परमानेंट के लिए अप्लाई करना है। उसमें कंडीशन ये भी थी कि अगर जो आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, उसके साथ ही कंडीशन। तो होता क्या था कि जो नए ट्रस्ट बने हैं उन्होंने एक्टिविटी एकदम स्टार्ट कर दी। सपोज मैंने आज ट्रस्ट बनाया, 2 महीने बाद मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो पहले मैं प्रोविजनल के लिए अप्लाई करता था और फिर मैं परमानेंट के लिए अप्लाई करता था। तो 2 बार अप्लाई करना पड़ता था मेरे को रजिस्ट्रेशन 10A के अंदर फाइल करने के लिए, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन बनाए, नया ट्रस्ट बनाए, मेरे को प्रोविजनल नहीं मिलेगा, फिर मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं परमानेंट के लिए डालूंगा उसको। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया इन्होंने। नया ट्रस्ट अब सीधा जिसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है वो दोनों 1280 के लिए परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट, विदाउट गोइंग इनटू द प्रोविजनल। तो इट इज ए मूविंग वेलकम स्टेप कि लोग 2-2 बार जो है उसको कर रहे थे। पर इसमें कंडीशन उन्होंने वही लगाई है कि जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है नवीन जी, वो तो सीपीसी के थ्रू एग्जाम मिल जाता है विदाउट एनी इंक्वायरी। पर जो कंबाइंड प्रोविजन जो अप्लाई करेंगे उसमें जो है वो सीआईटी एग्जाम्पशन जो है आपसे पूरा रिकॉर्ड मंगा के आपकी जेन्युइननेस एक्टिविटी की चेक करके उसके बाद देते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये सीपीसी के थ्रू नहीं मिलेगा। सीपीसी के थ्रू आपको सबसे पहला रजिस्ट्रेशन मिलेगा ऑटोमेटिक, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसके बेस पे आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप विद इन 6 मंथ आपको अप्लाई करना है एक्टिविटीज के, अदरवाइज आप उसके बाद अपनी परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द जेन्युइन एक्टिविटीज। तो ये अच्छा स्टेप है, बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। एक बड़ा खतरनाक प्रोविजन आया था, वो पोस्टपोन तो कर दिया उन्होंने, पर वो इस साल से फिर दोबारा एप्लीकेबल हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, जो लोग टेक्निकल सब समझते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर्म 10 फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 9A फाइल करना पड़ता है एक्यूमुलेशन के लिए।
अगर जो आपका 15% से ज्यादा बच गया है पैसा, तो हमारे एक नोटिस टू द असेसिंग अथॉरिटी फॉर्म 10 फाइल करके उसको बताना पड़ता है कि ये हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इसको जो है हम आगे आने वाले 5 सालों के अंदर खर्च कर देंगे। वो फॉर्म 10 हमें फाइल करना होता है। एक फॉर्म 9 होता है। फॉर्म 9 हमें जब फाइल करना पड़ता है कि जब हमको फैक एंड में पेमेंट आती है। सपोज जो है 26 मार्च को पेमेंट आ गई 25 लाख की डोनेशन, उसको नेक्स्ट ईयर में खर्च तो कर नहीं पाऊंगा, उसको तो हम खर्च ही नहीं कर पाएंगे ना जी। उसके लिए हम फॉर्म 9 में भरते हैं। अदरवाइज हम फॉर्म 10 फाइल करते हैं नोटिस टू द असेसिंग। तो अभी तक क्या हो रहा था कि इसकी जो डेट थी वो इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ हम उसको फाइल कर दिया करते थे। कोई दिक्कत नहीं थी। आज हमने इनकम टैक्स की ऑडिट कराया, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमारे को लगा कि हमारा पैसा बचा हुआ तो हम फॉर्म 10 फाइल कर दिया करते थे। अब इन्होंने चेंज कर दिया था, और चेंज क्या कर दिया, 2 महीने पहले कर दिया था जी इसको, कि आपको 2 महीने पहले फाइल करना है। अब ये लगा कि 2 महीने तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में जाती है तो क्लाइंट लास्ट तक आता नहीं है। 2 महीने तक पहले कैसे फाइल किया पता ही नहीं, हमारे बैलेंस शीट ही लास्ट में बनती है नवीन जी, या तो पता कैसे लगेगा कितना बचा कितना नहीं बचा। तो काफी इसमें ह्यू एंड क्राई हुआ। तो 1 साल के लिए इन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया था लास्ट ईयर के लिए। प्रोविजन है फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 और लाइन है एटलीस्ट 2 months prior to the due date of specified under section 110(1) for financial return of income of the previous year। 2 महीने पहले आपको फॉर्म 9A भरना है तो, या फॉर्म 10A भरना है, आपको 2 महीने पहले उसको फाइल करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो ये एक प्रोविजन है, इसमें पिछले साल हमारे को मिल गया था रिलीफ। आगे अभी देखते हैं इस साल क्या होता है। एक अमेंडमेंट नवीन जी इसके अंदर आया है। हमें सब पता है कि अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन इनकम टैक्स में आ गया कि हम इनकम अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कि मान लो हमने रिटर्न को फाइल नहीं करी है, अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन हमारा एक आया था 139 में, 138 में आया था शायद वो, कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सब लोग जिनको टैक्स देना है, रिटर्न मिलके रह गई है। अब उसमें ये बात आई कि जब अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो ट्रस्ट, तो वहां तो लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल होगी ट्रस्ट के केस में? तो ट्रस्ट के केस में उन्होंने कह दिया कि इसके अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं ट्रस्ट भी, पर आपको कोई एग्जाम्पशन ना सेक्शन 11 की ना सेक्शन 1023C की में कोई आपको डिरेक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 11 की कोई भी डिरेक्शन नहीं मिलेगी, चाहे आप 1023C में कवर है या 12 में कवर है। तो अपडेटेड रिटर्न के लिए कहते हैं इट इज क्लियरिफाइड दैट द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11, 12 एंड सब क्लोज 1023C की जितनी भी क्लोजेस हैं will be available only if the return of income has been furnished within the time allowed under section 194। अदरवाइज जो है ना आप अपडेटेड फाइल कर सकते हैं और उसके लिए आपको सीधा टैक्स देना होगा, कोई रिलीफ आपको सेक्शन 11 का 12 का नहीं मिलेगा। एटीजी में थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है कि 2-3 एटीजी के कुछ प्रोविजन थे, कुछ डिडक्शन लिया करते थे लोग, उसमें एलिजिबल कुछ फंड थे, वो इन्होंने 3 वहां से हटा दिए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनका मिसयूज हो रहा है। सरकार ने इसको देखा कि ये जो फंड बनाए हुए हैं इनका कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने वहां से जो 100% डिडक्शन की कुछ प्रोविजंस थे तो उन्होंने वहां से हटा दिए। वो 3 हैं। नाम लूं नवीन रतन जी, ऐसे रहने दूं उनको तीनों को? नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है। बेसिकली तो पता ही है वकीलों को, आप तो उसको हाँ समा भी कर रही हैं। हाँ जी हाँ, जी ठीक जी। ठीक तो मैं ठीक ठीक। उसका 2000 हाँ जी, अप्रैल 2024-25 से मैं उसको मतलब हाँ उसके जी, अंदर एप्लीकेबल होगा। जी जी। टीचर सर्कुलर नंबर 6 आया था, उसमें तो टाइम बढ़ाया था, वो 30 सितंबर तक के लिए बोला गया था कि 30 सितंबर तक जिनके रह गए हैं सब वो फार्म भर दीजिए। तो आपको एक एमएसटी स्कीम आई थी कि जो लोग नहीं कर पा रहे थे 12 सेक्शन 11 का, जो नया रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे थे 12A के अंदर, उनके लिए सबके लिए बोल दिया गया था कि भैया आप 30 सितंबर लास्ट डेट है, इसको ले लो। उसके बाद आपको फिर रेगुलर तरीके से चलना पड़ेगा, आपको टाइम से लेना पड़ेगा जो जो टाइम प्रेस्क्राइब है। अब आ जाते हैं सर उसके ऊपर सेक्शन 115TD के ऊपर, जिसके लिए सर्कुलर भी लाया गया था। क्योंकि सर्कुलर का मतलब यही था कि क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 115TD एप्लीकेबल होने वाला था, ट्रस्ट को बहुत इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्ड थे, इसलिए सर्कुलर लेके आया गया था ये टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए। वो सेक्शन था 115TD1, ये एक्रिएटेड इनकम का है। उनको इन्होंने बोल दिया था
कि accredited income of the trust or insurance to be taxed at the maximum marginal rate in certain cases. वो क्या थे? Converted into any form which is not eligible for grant of registration under section 12A. इसका मतलब 12A का आपका रिवोक हो गया रजिस्ट्रेशन, तो क्योंकि अब 12A में रहे नहीं तो नेचुरली दूसरा हमारा स्टेटस हो जाएगा एओपी वाला. Merged with any entity other than an entity which is not a trust or insurance having objects similar to it and registered under section 12A. मर्जिंग जब ट्रस्ट की होती है तो उसमें ये कंडीशन यही होती है कि सेम ऑब्जेक्ट होने चाहिए और वो 12A के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, जब भी आप रिजोल्यूशन के थ्रू उसको मर्ज कर सकते हैं. तो अगर जो कोई आपने मर्जिंग ऐसी कर ली जिनके पास 12A नहीं है तो भी आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा, जितना भी आपका असेट्स माइनस लायबिलिटी का जो भी डिफरेंस होगा. फेल टू ट्रांसफर अपॉन डिसोल्यूशन ऑल असेट्स टू एनी अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिसोल्यूशन टेक प्लेस. 12 महीने का टाइम इन्होंने दिया है कि 12 महीने के अंदर अंदर आपको डिसोल्यूशन के लिए आपको असेट्स ट्रांसफर करनी होंगी दूसरे ट्रस्ट को जिनके ऑब्जेक्ट सेम है. 12 वो क्या एग्रीकल्चर इनकम से कोई आपने कोई असेट्स बना ली है तो उसके ऊपर आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से आपको टैक्स उसके ऊपर नहीं देना है. एनी असेट्स एक्वायर्ड आउट ऑफ इनकम ऑन विच बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11-12 हैज नॉट बीन अलाउड. जिसका आपने बेनिफिट ही नहीं लिया था सेक्शन 11-12 में, उससे कोई आपने कोई असेट्स बनाई है तो वो भी आपकी असेट्स लेस हो जाएगी, आपको उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं देना है. ऑडिट रिपोर्ट के तो नवीन जी ना करो. ऑडिट रिपोर्ट में तो सब चेंजेस सबको पता ही है. ऑडिट रिपोर्ट के क्या चेंजेस हैं. हाँ हाँ हाँ, वो तो ऑडिट रिपोर्ट में सबको पता है. ऑडिट रिपोर्ट में तो आपको फॉर्म 10 के अंदर सारी रिपोर्टिंग आई गई है, सब लोगों को सब चीजें पता है. इसमें जो है मैं आपको प्रोसीजरल वर्क ही है ना वो तो सारा. हाँ हाँ प्रोसीजर वाले के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर काफी चेंजेस आए थे, सब लोगों ने इस बार भरी है. हालांकि काफी गलतियां इस बार हुई हैं, सबको नोटिस आए हैं इसके अंदर. सारा का सारा जो है इतनी बड़ी लेंथी 1023 उसकी रिपोर्ट बना दी है 10P की और 10PP की. गलतियों से ही तो वकालत चलती है सारी. हाँ 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 हाँ. साहब ये ऑडिट ये फॉर्म भरने में बहुत सारे इश्यूज आए. क्योंकि इंस्टीट्यूट में एक कमेटी में एक इसकी गाइडेंस नोट के लिए भी मैं उसका पार्ट था. बहुत इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे थे उसमें कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ क्या भरनी है. जी मतलब हम लोग को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्लैरिटी नहीं है कि साहब हाँ. आपको यहाँ पे ये भरनी है, ये कहीं और भरी हुई है, उसकी डुप्लीकेशन हो रही है कुछ केसेस में. तो कैसे ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता जा रहा है. पूरा एक्ट था सर, वो पूरा एक्ट है. सारा टीडीएस का भी देखना है पूरा आपको, पूरा उसका भी देखना है, पूरी बाहर का भी देखना आपके है. जितनी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 11 to 13 की जी वो जी सारी ही आपको उसमें रिपोर्ट करनी है. जितनी वैसे कंडीशन आ रही है सब कुछ. वैसे लेजिस्लेचर को अगर टैक्स कंप्लायंस करनी है तो प्रोसीजर वर्क थोड़ा सा लिबरल करना चाहिए, अदरवाइज कंप्लायंस विल बिकम अपहिल टास्क. नवीन जी ये दैट इज व्हाट आई सेड एट द बिगिनिंग कि जो कंप्लायंस है वो इतनी ज्यादा ऑनरस होती जा रही है कि लोग कहते हैं कि हम चैरिटी करें या कंप्लायंस करें. कंप्लायंस से करें. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. यही तो मैं कह रहा हूँ जी कि अगर कंप्लायंस होगी ही नहीं तो फिर लॉ बनाने का फायदा क्या है. हाँ हाँ. नहीं उनको बहुत ज्यादा कर दिया जी इन्होंने. इसको ट्रस्ट के लिए तो कुछ ज्यादा ही जो है इतने इतने में क्या है कि अभी लोगों को आइडिया भी नहीं है ना सारा का सारा कि कैसे करना है, कहाँ पे एप्लीकेशन जानी है, कौन सा रूल है. 17A का रूल बना दिया आपको प्रिंसिपल प्लेस पे, वहां पे अकाउंट्स रखने हैं. रूल मान लो अकाउंट्स आपको नहीं रखने हैं तो असेसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देने के अकाउंट्स कहाँ रखे हुए हैं. तो ये चीजें जो है बड़ी टेक्निकल चीजें टैक्स हैं. कंप्लायंस है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती जब तक वो इजी ना हो. जी जी हर जी. चीज के लिए आप प्रोफेशनल के पास थोड़ा भागोगे, हर चीज के लिए ये कर दो वो कर दो. और वो भी आजकल इतना मतलब बर्डन बढ़ गया है, जीएसटी का भी दूसरे टैक्सेस का भी. इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस. एनीहाउ प्लीज. इसके अंदर जी इसके अंदर नवीन जी एक क्लोज डाला था कि मतलब ऑब्जेक्ट वाइज आपको जो एप्लीकेशन देनी है. हाँ जी. सेक्शन 11 में जो खर्चा किया है वो ऑब्जेक्ट वाइज देना है. कितना रिलीज पे किया है, कितना रिलीज टू पुअर किया है, कितना एजुकेशन पे किया है, मेडिकल रिलीज किया है, योगा, जितने भी हेड बना रखे थे उन सब में आपको हेड वाइज एक्सपेंसिव लिखना है. कितना अमाउंट उसमें डिसअलाउड हो जाएगा, कितने पे वो लगेगा, सारे के सारा इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था. और सेक्शन 32 का बता रहे थे स्पेसिफाइड पर्सन का किसको कितना रेंट दिया है, सैलरी दी है, फिर वो सैलरी दी है तो आर्म लेंथ प्राइस पे दी है नहीं दी है. ये सब ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डाल दिया था कि ऑडिट रिपोर्ट
ये पर्पस ही फेल हो जाता है ना टैक्सेशन का फिर। जी जी जी। एनी एनी प्लीज 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 हाँ प्रोसीड जी। फर्दर। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। मैं नवीन जी इसके साथ एक थोड़ा सा एक डिस्कस ये करना चाहता था। अभी एक आपने देखा होगा कि अभी एक गवर्नमेंट ने एक अपना इंटरनल उसके लिए वो निकाला था कि इसके अंदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, वो असेसिंग अथॉरिटी हैं, वो किस तरीके से असेसमेंट करेंगे और कैसे वो चलेगा, वो भी एक इशू था। उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सरकार ने कितना उसको वाइड स्पेस कर दिया है असेसमेंट के लिए। असेसमेंट दर्पण पोर्टल है, दर्पण पोर्टल से इनको इन्फॉर्मेशन आनी है। आप दर्पन पोर्टल से आप सीधा देख सकते हैं सबको। एक अमेंडमेंट आ गया है कि वो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं एनजीओ के, वो आपको दर्पण पोर्टल पे अपलोड करने हैं। कंपलसरी कर दिया, बैंकिंग के लिए भी कंपलसरी कर दिया। तो असेसिंग अथॉरिटी को बता दिया गया है कि आप दर्पण पोर्टल पे जाइए और वहां से उसके बैंक अकाउंट चेक करिए कि कितने अकाउंट उसने बैंक के दिखाए हैं, कितने नहीं दिखाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति अरविंद जी है हमारी आज की तारीख में। इंफॉर्मेशन जो अब आ रही है उनके पास, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आ रही है। जो सेक्शन 8 में कंपनी है, वो वहां से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट से जितने भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। एफसीआरए की जो फंड कंट्रीब्यूशन है, वहां से असेसिंग अथॉरिटी को बताया गया है जी आप एफसीआरए की डिटेल चेक करिए कि एफसीआरए से इंफॉर्मेशन मंगाइए, क्या पोजीशन है इसकी। बैंक से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कितने बैंक अकाउंट हैं। ट्रांसपेरेंसी आईटी हो गई ना बहुत ज्यादा, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी हो गई बहुत है। है। जी बहुत जी हो जी। गई फिर। एक आईटीडी का इंटरनल पोर्टल है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ रही है ट्रस्ट के हम्म, लिए कि क्या क्या इसने काम किया है, क्या नहीं किया है। और हम्म, यहाँ पे जो मैं अमेंडमेंट की बात कर रहा था अरविंद जी, एक अमेंडमेंट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में। ये अमेंडमेंट आया है जो मैं डिस्कस कर रहा था अभी। इसको थोड़ा सा डिस्कस कीजिए नहीं नहीं डिस्कस नहीं सर, वो थोड़ा सा बस एक ही क्लोज जो सोसाइटी से संबंधित है, ट्रस्ट से संबंधित है, वो हाँ, एक 9A क्लोज है। उन्होंने उसको कह दिया है कि एवरी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन as the case may be shall register detail of a client in case of client being a non-profit organization on the Darpan portal of the Niti Aayog, हम्म, if not already registered, and maintain such registered record for a period of 5 years हम्म, after the business relationship between a client and a reporting entity has ended or the account has been closed, whichever is later. अब इन्होंने कहा है कि कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई भी एनपीओ अपना अकाउंट बंद भी कर देती है तो भी उसके आने वाले 5 साल तक उसका रिकॉर्ड बैंक को रखना कंपलसरी है। ये नेचुरली। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। अब असेसिंग अथॉरिटी में वेरीफाई वेदर द एनपीओ बीइंग असेस्ड देम एज अ बैंक अकाउंट दिस इज नॉट डिस्क्लोज और नॉट। वो सब उसको दर्पण पोर्टल से पता लग जाएगा कि आपको जी 3 अकाउंट है, वो कहेगा जी 5 अकाउंट है आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बैंक वालों ने स्टार्ट भी कर दिया है। मेरे पास भी कई अपनी सोसाइटी के फोन आए जी, वो बैंक वाले दर्पण पोर्टल का मंगा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा हमारा तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि तो उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिनको ग्रांट लेनी होती है, हम्म, हमें ग्रांट तो लेनी नहीं है कोई। हम्म, कह रहे नहीं जी वो कंपलसरी कर दिया सबके लिए। हम्म। तो ये एक चलिए अच्छी बात है, इवेजें तो रुकेगी खैर इससे। कि भैया 500 करोड़ की टर्नओवर है तो उनके लिए ये गाइडलाइंस है। 100 करोड़ की टर्नओवर है तो उनकी ये है। अब जिसकी मान लो 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए आने हैं, उसको क्या करेंगे सर ये? वो बेचारे सब इन्होंने एक ही जैसा कंपनीज के अंदर होता है ना, प्राइवेट कंपनी में वो सही हालत कर दी कि आपकी चाहे जानी मुश्किल से जो है थोड़ा सा ही टर्नओवर है, कंप्लाइंस पूरी करनी है आप। हम्म, तो ये स्थिति इसके अंदर ही है जी। सर प्राइवेट लिमिटेड फिर भी थोड़ी बेटर हो गई है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन वाइडर कर दी है। एनजीओ में तो बिल्कुल छोड़ा नहीं है किसी को भी, छोटे बड़े हाँ सबको एनजीओ को थोड़ा नाप सा दिया रिलीफ इनको देना चाहिए। इन्होंने। श्रीवास्तव बहुत जी और नवीन रतन जी बैठे हैं हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के, दोनों बड़े कुछ यही कर कीजिए सकते हैं सर। सर ये। हमारे यहाँ चेयरमैन साहब भी आ गए, नवीन कुमार गर्ग भी आ गए चेयरमैन साहब ना। अच्छा अच्छा, अरे नवीन क्या नमस्कार जी, बात नमस्कार भाई है। साहब, नवीन नमस्कार जी का भी स्वागत है, वीडियो खोल लीजिएगा। जी। दोनों एकदम नवीन जी कस्टमाइज। हो गए। अब एक नवीन छुट्टी ले सकता है। नवीन जी वीडियो खोल लीजिएगा अपनी। हाँ जी। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर कि आपको प्रोविजनल लेना है और इसके अंदर आपको परमानेंट लेना है। उसके फॉर्म अलग अलग हैं, वो सब लोगों को पता ही है कौन कौन से फॉर्म है। 10A 10A भी 2 फॉर्म निकाले हुए हैं। 10A ऑटोमेटिक है, प्रोविजनल
उसके बाद आपको अप्लाई करना है। उसके लिए सब क्लोजेस हैं, वो इसके ऊपर ज्यादा मेरे ख्याल से बस वही मैंने आपको बताया था। वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के केस में सारी करेगा आप, जितनी भी रजिस्ट्रेशन है वो आपको देखनी है उसके अंदर की रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जेन्युइननेस है आपकी, एक्टिविटीज नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप काम कर रहे हो, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उससे बाहर जा रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रस्ट के अंदर अरविंद जी एक ही चीज है कि आपको ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट काम करना है। सबसे बड़ी कंडीशन ट्रस्ट के अंदर ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे बाहर अगर जो आप काम करोगे तो वो आपको डिसअलाउड कर देगा आपको, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑब्जेक्ट देख के दिया जाता है। और एक प्रोविजन आपने देखा होगा कि उसमें लगाया हुआ है कि अगर जो आपके ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई भी चेंज आएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा लेना है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, जी जैसे कंप्लायंस बहुत मुश्किल हो गई है, तो जी इसमें छोटे जो एनजीओ है, फंस के हमारा एक नोएडा में एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, तो उसमें जी से मेरे ख्याल 10-20 लाख रुपए साल की इनकम है और खर्चा ज्यादा होता है, जी कहीं से गुजारा करते हैं। अब कंप्लायंस बोले हम तो नहीं कर सकते, तो अगर वो उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा क्या? सर ITI 5 भरी है, ओपी करी है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, ट्रस्ट है जो नहीं लेते रजिस्ट्रेशन। मेरे पास ऐसी बहुत सारी सोसाइटी और ट्रस्ट है जिन्होंने सरेंडर कर दिया। रजिस्ट्रेशन तो अभी लिया हुआ है, अभी तक तो सरेंडर कर था। दो भाई साहब, सरेंडर कर दो, सरेंडर। क्यों जी नवीन जी? अब वो ये हाँ कहते तो क्योंकि उनकी तो भाई ईजीएम भी हुई, तो उसके भी सबके साइन होने, और वो भी एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, तो ये खर्चा हुआ, सबके साइन वाइन छोटे मोटे ऐसे करते हैं, कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो भाई साहब चक्कर ये है, देखो आप 12 के एग्जाम्पशन सेक्शन 11 के एग्जाम्पशन लोगे सरकार से तो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। और अगर जो आप ओपी में जाना चाहते हो ओपी में चले जाओ, आपके खर्चे अलाउड हो जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा आप करिए, आप टैक्स कराइए, टैक्स तो आपके केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। जो भी आप अपने खर्चे कर सकते हो, इनकम और टैक्स दिखा दिए। सर नमस्कार। नमस्कार। तो अशोक जी, जी भाई इसमें प्रिकॉशनरी ये होगा कि जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, सर वो तो आपके शुरू से ही एसेट्स करना हैं कि पड़ेगा नहीं इनको, है? शुरू से अगर प्लानिंग करनी अगर पड़ेगी, आपके लेना है एसेट्स नहीं लेना हैं है। जी तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी उसमें। और वो तो अगर हाँ, देखना ही एसेट्स पड़ेगा नहीं, भाई साहब। वो बोले ना, ना जी सकता ना मर सकता वाली बात है, यही नहीं वाली नहीं, बात हो। आपके एसेट्स कोई बिल्डिंग, रियल एस्टेट वगैरह में कोई प्रॉपर्टी है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, वो तो अगर नोएडा अथॉरिटी ने दी हुई थी जगह, वो अच्छा, तो वो दी हुई थी वो बात दूसरी है। अगर आपके रियल एस्टेट की एसेट्स हैं तो नहीं नहीं, वो नहीं, कन्वर्जन तो नहीं वो बहुत नहीं, वो मुश्किल प्रोपोजिशन है। नहीं ऐसा कोई एसेट नहीं है खास। नहीं, तो वो नोएडा तो सर अथॉरिटी की ने बात जगह है। दी है, वो आपके रजिस्टर्ड है, आपके नाम में रजिस्टर्ड है क्या? लीज डीड हुई है क्या आपके नाम में? नहीं, पर्सनल नाम पे नहीं है कि वो बना नहीं था एक, नहीं, ट्रस्ट के नाम पे लीज डीड एग्जीक्यूटिव हुई है क्या उसकी? ना कोई नहीं, कोई लीज डीड नहीं है, कोई लीज डीड नहीं। अशोक जी, वो तो श्रीवास्तव जी सही नोएडा बता रहे हैं कि अथॉरिटी, अगर जो आप ऐसा हाँ करोगे तो हाँ, जी। नोएडा अथॉरिटी ने लीज डीड की थी, यस, नोएडा अथॉरिटी ने लीज सर वो डीड तो की आप थी। मालिक हो गए ना उसके। वो पैसा कहाँ नहीं, से दिया था आपने? पैसा कहाँ से दिया था? वो तो बनाया था डोनेशन लेके उन्होंने, दिया होगा। नहीं, हाँ, चलो लोगों से सब्सक्रिप्शन लेके। ऐसा है ना, फिर इसको ना मुसीबत। कहीं 1-to-1 डिस्कशन कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं ना। वो हाँ बाद नहीं, में कर मेरा नहीं है लीजिए। अरविंद जी, किसी और का है, मैं उसका मैं चलिए। लाइव मेंबर बना था। चलिए चलिए, हाँ। और कोई किसी क्वेरी पूछ सकते हैं, फिर 7 बजे हमारे अशोक कुमार शर्मा साहब को जाना है एक डायरेक्टर मीटिंग से अपना। तो कोई भी कोई क्वेरी हो किसी की पूछ सकते हैं जब तक बैठे हैं। उन्होंने नहीं पहले बाकी तो बहुत बहुत कुछ सारे बोल इश्यूज दिया हैं, अभी था ना, 10 मिनट का इतनी टाइम अच्छी है। चीजें जी सारी। जी। ओडा का भी हम्म, केस आया है, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस आया है। हम्म। उसके अंदर भी नवीन जी आपने देखा है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत गाइडलाइंस दी गुप्ता जी, हैं। आपका स्वागत है, पहली बार आप आए जूम पर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। हम्म, आते रहिए। ओडा के केस में एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने इसमें कहा है कि द फैक्ट ऑफ द ईच ईयर आर टू बी एग्जामिन्ड सेपरेटली, and therefore even if for a particular year the courts have decided that the activities are not commercial, the fact of each of the year are to be examined separately. ओडा के अंदर उन्होंने बोल दिया है। ओडा के अंदर एक चीज और आई है, ग्लोबल ट्रस्ट एजुकेशन सोसाइटी का भी जजमेंट आया है। और ये फोरम थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा। उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है सोलोली 123C के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो सोलली जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत चल रहे जोर हैं वो बहुत जरूरी है देखना उसको। उन्होंने सोलोली बोल दिया है कि आपको यू हैव टू क्रिएट योर ट्रस्ट सोलोली फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। आप दो काम नहीं कर सकते कि आप एजुकेशन भी दे रहे हैं और आप धर्मशाला भी चला रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। 1023C में आपको लेना है, 1023C में आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मेडिकल का लेना है, तो यू हैव टू वर्क
as per your objects and solely for that object only. रिजिड इंटरप्रिटेशन होगी ना ये, हैं? रिजिड इंटरप्रिटेशन होगी ना जी उसकी। जी 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 जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंसुलरी ये ऐसी बिल्कुल। चीजें नहीं आप लगा सकते साथ में उसकी। जी 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 जी। और आपके इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपका जो ट्रस्ट बना हुआ है ऑब्जेक्ट क्लोज में भी नहीं होनी चाहिए वो। करना ना करना छोड़ो, ऑब्जेक्ट क्लोज में से हटाओ उनको। हाँ तो यहाँ तक आ गई बात उसकी, उसकी इम्प्लीकेशन यहाँ तक आ रही है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज भाई। में भी लिखा हुआ है ना आपके, तो भी कहते हैं कि ट्रस्ट सोलोली उस पर्पस के लिए नहीं बना हुआ। हाँ तो ये बिल्कुल बड़ा जो बिल्कुल है ना, सोलरली वर्ल्ड सिग्निफिकेंट है ना जी। जी जी स्पेसिफिकली डिफाइंड है। तो अशोक जी, अब ये निकल कर आ रहा है कि जैसे देवीश आपने भी कहा या कि स्वास्थ्य साहब ने किया कि जो छोटे ट्रस्ट है मतलब, और जो जेन्युइन काम करना चाहते हैं उनको बड़ा प्रोसीजर लॉ में बड़ी दिक्कत आएगी, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना। और वो सारे प्रोविजंस को जानते नहीं, समझते नहीं। फिर अभी आपने जो सेक्शन बताया था 115 टीडी वाला, वो जब एप्लीकेबल हो जाएगा तो फिर जी। तो तुम परेशान हो जाएंगे वो, है ना? ये एक नहीं चल प्रैक्टिकल ही नहीं प्रॉब्लम सकते है। अरविंद जी, अरविंद जी चल ही नहीं सकते वो, मतलब हमारी को ऑर्गेनाइजेशन नहीं थोड़ा ही है, मैं अभी मेंबर बना हूँ, वो चल ही नहीं सकते, वो कह रहे क्या क्योंकि करें हमें समझ नहीं पड़ रहा। नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ दो चीज बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो एचईएफ और एक हमारे यहाँ ट्रस्ट। ये दोनों ही सेक्शन में तो चीजों के बड़े प्रॉब्लम है। हाँ, और अमेंडमेंट बहुत हो रहे हैं इसके अंदर। चलिए साहब, और कोई किसी का क्वेरी पूछ सकते हैं, फिर 5-10 मिनट बाद हमारे आने वाले हैं ये। थैंक यू सर। किसी का कोई स्पेसिफिक वैल्यू बता हाँ दो, कोई, सब्जेक्ट तो बहुत लंबा है, एनरोलमेंट डोनेशन का है, उसका बिजनेस का है, 11/4 है, 11/4 है, जी जी जी। बहुत सारी चीजें हैं नवीन जी चर्चा करने के नहीं नहीं लिए। सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आपने नहीं एक चलिए तो, बर्ड्स व्यू आई व्यू सारा दे दिया, चीजें हैं क्या क्या। बाकी जी तो जी जी लॉ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो चलता रहता है, एक केस कोर्ट में चला जाए तो 8-8 10-10 साल लग जाते हैं। जी 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 जी। ये बिलाल जी भी आ गए फिर हमारे, भी वी वरना हैव आपको टू बी टेंशन वेरी होगा। वेरी केयरफुल। जब भी ऑडिट करें, जब भी बुक्स बनाएं, सबको अपने जितने भी ट्रस्ट है आपके सोसाइटी, क्योंकि वी आर द प्रोफेशनल पीपल, लोग हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को सब चीजें पता होनी चाहिए। और आप क्लाइंटों को बताइए भी जरूर, बताएं जरूर, हम उसको तो उसको उसमें ना रखें। अच्छा, ये क्या एक चीज मानेंगे, हमारे जितने क्लाइंट्स होते हैं ना वो एक चीज पे चले आ रहे हैं, या तो उनको स्टार्टिंग से अपडेट करें, बीच में अगर करते हैं तो वो होते भी नहीं है, मैंने देखा वो कई बार। तो जब तक कि जो सर है ना टाइम लगेगा, होंगे सब हाँ धीरे धीरे बस होंगे, बस सब बस धीरे बस धीरे। वो धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि अदरवाइज वो हेलो चलिए साहब, और कोई जी क्वेरी हो तो जी पूछ सकते हैं, फिर बाद में आदरणीय नवीन नूतन साहब से कहेंगे, दो सब धन्यवाद के देंगे, है ना, क्योंकि सर, एक मेरा एक छोटा सा मिनट में, क्वेश्चन है। जी जी हाँ बोला जी, बोलिए। सर नमस्कार। हाँ जी सुनील जी सुनील। बताइए। हम्म, सर मेरे पास जो है स्कूल है जिनकी मैं रिटर्न फाइल करता हूँ नोएडा में। किसकी जी? तो स्कूल सर, स्कूल हाँ हाँ स्कूल की, जी जी हाँ, इंटर कॉलेज है, स्कूल है, कोई जी जी हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये जो है जी रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। जी इनकी टर्नओवर सर जो इनकी रिसीट्स रहती है 1 जी करोड़ के आसपास रहती है। अभी पिछले साल ही 1 करोड़ से ऊपर किया है उन्होंने। जी उसमें मैं खर्चे वगैरह दिखा करके, जो उनके खर्चे होते हैं सैलरी वगैरह के, और वो सारे एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके रिटर्न फाइल इनकी कर देता हूँ इनकम टैक्स की 139(4)(c) के सेक्शन में। और इसमें डिडक्शन इसकी जो एग्जम्पशन है इसकी ले लेता हूँ 1023 IIA AD। हाँ बिल्कुल ठीक है, 30 में, हाँ जी हाँ 30 में, 23 30 में। जी। तो इसके लिए कोई अलग से कंप्लायंसेस भी पूरा करना होता है कि सर? पीछे 1 करोड़ से ऊपर होने पे बताया गया था कि भाई इनके लिए सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जो हमने अप्लाई किया, फिर बाद में जाके वो रिजेक्ट हो गया, वो दिया नहीं लखनऊ से। फिर उसके बाद में पता लगा कि भाई 5 करोड़ तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल रिटर्न फाइल करना है। सुनील जी आप बिल्कुल ठीक हो, पहले 2 करोड़ की लिमिट थी इसकी, अब वो लिमिट एनहांस करके 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। आपको कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। शर्त इसके अंदर ये है कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड होते हैं, स्टेट के जो बोर्ड है उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, यू कैन क्लेम डायरेक्ट डिडक्शन। जी जी, वो रजिस्टर्ड है सर। आपको फाइल करना है, ITR 7 ही फाइल करना है। ITR 7 ही फाइल करते हैं। ITR 5 फाइल नहीं होगा, उसमें ITR 7 फाइल होगा, और 1023 उसमें जो आपका 23C का 3rd D का प्रोविजन है, उसमें आप सीधी डायरेक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाँ वही करते हैं। मैंने पूछा सर कोई और कंप्लायंसेस हो उसके नहीं। लिए, जो आप शायद अभी बीच में बता रहे थे कि पहले हम क्या करते थे, कभी कभी रिटर्न लेट हो जाती थी, ड्यू डेट के बाद में फाइल कर देते थे। तो अब ऐसा नहीं है इस बार के ड्यू डेट के बाद फाइल कर पाए, क्या ऐसा है?
सर अभी जो जीपीएससी के आपने बाद कुछ फाइल बताया। करोगे तो आपको कोई भी रिजेक्शन नहीं मिलेगी, सभी जगह वैसा हो गया है। ओके ओके। आपके केस में भी वो रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको ठीक है 12 सर, का ऑल द रजिस्ट्रेशन नहीं बेस्ट। है तो आपके केस में नहीं होगा, वो प्रोविजन अलग है। अच्छा अच्छा, जी। ये क्वेरी थी मेरी। इसके अलावा हमें कोई और कंप्लायंसेस तो नहीं पूरी करने होंगे सर? आपको कोई कंप्लाइंस नहीं पूरा करना, कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ना आपको सेक्शन 1023 में अप्रूवल के लिए डालना है, और ना ही आपको सेक्शन 11 का रजिस्ट्रेशन लेना है, 12 का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। चलिए आदरणीय डॉक्टर नवीन रतन साहब, तो सब धन्यवाद के लिए। हाँ जी सर। धन्यवाद। अशोक जी, आपने इतना अच्छा बताया नहीं, इतना अच्छा समझाया, आदमी को भी सब पता लग गया कि ये चीजें क्या है, क्या सारी चीजें, और एक एक ऐसी पिक्चर बना के ये क्लियर आ रहा है जी आवाज? जी जी, आ रही है बिल्कुल, बस। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अशोक जी बहुत अच्छा समझाया आपने, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और मैं तो बिलीव करता हूँ कि ऐसे जो सेमिनार्स है होने चाहिए, ताकि लोगों को जनरल नॉलेज के साथ इस सलीके से आपने बताया कि लॉ को जनरल नॉलेज के साथ आपने लिंक कर दिया कि छोटी छोटी बातें ये हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हैं। बड़ी बातों के लिए वकील के पास आ जाओ, छोटी छोटी बातों का खुद ख्याल रखो। मेरे को आदेश हुआ था अरविंद जी का कि बहुत ही सिंपल में रखना है, क्योंकि लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे यार नॉट द प्रोफेशनल, तो ऐसे सिंपल क्योंकि लैंग्वेज में रखाना। सर इनकी जो सोच है ना, बहुत पवित्र सोच है। अरविंद जी की सोच ये चाहते हैं कि हम सारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने और अज्ञानता में लॉ की वायलेशन न करें, ताकि कल को पेनल्टीज कोई चीजें होती रहे। कम से कम स्टिग्मा तो लगता ही है ना, आदमी को पेनल्टी लग जाए या कल को कोई अरेस्ट वगैरह हो जाए। तो जी इनकी सोच ये है कि ये सबको लॉ बताया जाए, सिंपल शब्दों में समझाया जाए, ताकि वो अपना ठीक ढंग से अपना कार्यक्रम जो करता है वो कर सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीवास्तव साहब का भी बहुत शुक्रिया। हालांकि उन्होंने आज अकेले अकेले चाय पी ली, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं क्या करना है। तो अरविंद जी के लिए तो सलूट है, ये हमारे आज। और सबसे बड़ी बात, आज इनका जन्मदिन है, मैं फिर इनको शुभकामनाएं देता हूँ सबकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपसे थैंक यू मिलके वेरी मच और फॉर गिविंग द आपका लेक्चर अपॉर्चुनिटी। सुन। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नवीन रतन साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री अशोक कुमार शर्मा साहब, आपने समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार काफी हद तक जो टॉपिक है उसी के ऊपर है, उस पर जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा है। हमारी भीतर की ईश्वरीय शक्ति हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत और साहस देती है। हमारे भीतर की ईश्वरीय शक्ति हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत और साहस देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी शारीरिक व मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति वेरी को गुड। कभी ना कभी शारीरिक व मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उस समय हमें लगता है कि क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं। उस समय हमें इससे लगता है कि क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब हम उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हमने कैसे कर लिया। वाह जब हम वाह, चुनौतियों का वेरी सामना कर लेते हैं तब हमें आश्चर्य होता है कि बहुत हमने अच्छा, कैसे कर लिया। तो चाहे ट्रस्ट कितना बहुत ही अच्छा। डिफिकल्ट हो, कितना ही हो, उसके बाद भी चुनौती को स्वीकार करें। सरकार का काम है नियम कायदे बनाना, हमारा काम है नियम कायदों पर चलना, क्योंकि लॉ को बिल्कुल। आज तो बहुत वाह हो गई अरविंद जी। आज का सरकार बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा था आज का। सरकार को अपना काम थैंक यू करने वेरी दीजिए, मच हम अपना नवीन जी, काम थैंक करें। यू। आप आ गए, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आइए, थैंक यू सो मच। 3 बार उनको अभी फिर जल्द एक आधा फिर प्रोग्राम बनाते हैं आपके हाँ, साथ। वो जो जी जैसे जी जी, आपको सुनेंगे जैसा अब की बार, कहेंगे। नवीन जी को सुनेंगे इस बार, नवीन जी को सुनने का जी मौका हाँ, जी देना अरे है। नहीं नहीं सर, हमने बहुत सुना दिया, अब सुनने वाले हैं आजकल। आइए तीनों को। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः